नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क एंड FM 24 90.8 भिवाड़ी में आज हमने मिस्टर सतीश कौशिक, फाउंडर ऑफ राजबाला फाउंडेशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर सीमा वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन एंड स्पेशलिटी हियरिंग इम्पेयरमेंट से आमंत्रित किया है। आज खूबसूरत ज़िंदगी जो हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है और उस पर हम एक बहुत ही नाजुक विषय पे चर्चा करेंगे और ये उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे सुन और बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही उनका जन्म ही ऐसा होता है जिससे उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। आज सबसे पहले आप दोनों का हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सतीश जी के साथ तो हम ये प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, खूबसूरत ज़िंदगी, बल्कि वो इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो सीमा जी, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे पेरेंट्स को या उनके फैमिली मेम्बर्स को ये पता चलता है कि वो बच्चे बोल या सुन नहीं पाते हैं? चित्रा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इस खूबसूरत ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, और आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं बताऊंगी कि गर्भ से तो ये नामुमकिन है पता करना कि बच्चा सुन सकता है या नहीं, लेकिन जन्म के बाद ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है जो शायद जन्म के 1 हफ्ते के अंदर भी करा सकते हैं, और उससे पता चल सकता है कि ये बच्चा जो है सुन सकता है या बोल सकता है। तो क्या ये हर बच्चा जो जन्म लेता है, क्या ये टेस्ट उनके लिए मैंडेटरी है? जी, वैसे तो सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन हमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये हर पेरेंट को करा भी लेना चाहिए। अच्छा जी। और हाँ उसमें एक मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लोग शहरों में हैं या हॉस्पिटल्स में जिनकी डिलीवरी हो रही है जी, वो तो ये टेस्ट करा लेते हैं, जी। लेकिन जो गांव में हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चे होते हैं, वहाँ पे कैसे करें? जी। तो आपने देखा होगा कि एक रिचुअल है हमारा, एक ना जो बच्चा होता है पहले ये सबके लिए होता था, और बाद में थोड़ा सा जो कुरीतियाँ आई या गलत जो धारणाएं बनी, वो सिर्फ लड़के के लिए हम थाली बजाते हैं। अच्छा। बच्चा जब होता है तो थाली बजाते हैं। हाँ जी। तो थाली बजाने का मतलब ये होता है कि अब बच्चा उसको सुनता है और उससे सबको ये पता लगता है कि हाँ वो ठीक से सुन रहा है। उसके आई मूवमेंट से, बिकॉज नहीं, वो उसको कान से सुनेगा तो हलचल होगी ना बॉडी में। जी, जब आवाज़ की तरंगे जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं और आप मूवमेंट करते हैं। तो जैसा सतीश जी ने कहा कि पहले तो ये हर बच्चे के लिए था कि जोर की आवाज़ पे बच्चा रिएक्ट करेगा कि भाई अरे बच्चा हुआ है। पहले तो ये होता था कि बच्चा हुआ है, बाद में धीरे धीरे वो बंद होके लड़की के लिए बनाना नहीं बजाते थे। लड़का हुआ है तो थाली बज रही है जी। लेकिन उसका एक पर्पज़ यही था कि बच्चे को सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। तो जहाँ पे ये हॉस्पिटल वाली और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ये एक तरीका करना चाहिए, आपका तरीका मतलब है। जी। अच्छा सीमा जी, क्या लगता है कि किस उम्र से बच्चों को इसका मतलब इनको एक्सपोज कर देना चाहिए? अगर जैसे जो बच्चे सुन नहीं सकते और हमें पता चल गया है, तो किस उम्र में किसी संस्था से इन बच्चों को जोड़ देना चाहिए? चित्रा जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार अपनी संस्था के बारे में बताना चाहूँगी कि जो हमारी संस्था है वो हरियाणा में काम कर रही है, हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम मूक बधिर बच्चों का शिक्षण संस्थान भी कह सकते हैं। हमारी संस्था के 8 सेंटर्स हैं हरियाणा में, अलग अलग शहरों में। गुड़गांव का जो है वो जहाँ मैं काम करती हूँ वो गुड़गांव सेंटर है। तो हमारा जो संस्थान है उसका मानना ये है कि बच्चे को जैसे ही पता चलता है पेरेंट्स को कि ये बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, तो हमने एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। जैसे ही बच्चे की डेफनेस का या बधिरता का पता चलता है तो उसके पेरेंट्स उसको उस प्रोजेक्ट के ज़रिए हमारे पास ला सकते हैं,
क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आइज़ और उसकी सेंसेस, अगर कोई सुनने वाला बच्चा है तो वो तभी से चीज़ों को सुनना और सीखना शुरू कर देता है। लेकिन बधिर बच्चे के साथ ये एक अवरोध आ जाता है कि वो बच्चा सुन नहीं सकता है, तो उसका भाषा ज्ञान है वो पिछड़ जाता है। तो ऐसे केस में हम बच्चों को विजुअल तरीके से, मतलब हम चीज़ें दिखा के उनको वो चीज़ें दिखाते हैं, और फिर हमारे वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बधिर टीचर्स हैं, वो साइन लैंग्वेज के जरिए उस ऑब्जेक्ट को बच्चे की वोकेबलरी में, उसकी समझ में, उसको भाषा के तौर पे प्रमाणित कर देते हैं। और इस तरीके से हम बच्चे को ऑब्जेक्ट्स को या जो वस्तुएं हैं उनको दिखा के कि जैसे ये सेब है, इसका साइन ये है, तो हम इस तरीके से बच्चा जो है वो चीज़ों को समझने लगता है। अगर हम उसको वो दिखाएंगे तो वो ये बताएगा कि ये सेब है, ये केला है, उसको पानी पीना है, उसको दूध पीना है। तो ये अलग अलग चीज़ों के जो साइन हैं ये बच्चा हम उसको सिखाते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि किस उम्र से ला सकते हैं, तो एक उम्र जैसे ही बच्चा देखने लग जाता है उसी उम्र से, या माता पिता कंफर्टेबल हों तो वैसे तो चाहे 1 महीने से ले आएँ, लेकिन हमारे पास जो सबसे छोटा बच्चा आया था वो 6 महीने का बच्चा था। 6 महीने के बच्चे को पेरेंट्स भी हैंडल कर सकते हैं लाने में कहीं बाहर, और वो बच्चा रिसेप्टिव भी हो जाता है, वो सीखने लग जाता है, चीज़ों को देख के रिएक्ट करने लग जाता है, समझने लग जाता है। तो ये इनके माँ बाप को भी साथ आना होता है या क्या तरीका है? ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अर्ली इंटरवेंशन, इसका मकसद ये है कि जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता, वो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो उसके माँ बाप के साथ बातचीत की है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो माँ बाप और बच्चे में जो बातचीत का गैप आ जाता है, एक दूरी आ जाती है, हम उसको भरें। और वो कैसे भरी जा सकती है, जब उस बच्चे के साथ साथ वो साइन लैंग्वेज माँ बाप को भी सिखाई जाए। क्योंकि स्कूल में किसी भी संस्थान में बच्चा जो है वो मात्र 8 घंटे के लिए 6 से 8 घंटे रह पाता है, उसके बाद तो सारा समय वो माता पिता और परिवार के साथ होता है। तो हमारी कोशिश ये है इस पहल की कि सबसे पहले तो वो अपने प्राइमरी लेवल जो उसका परिवार है वहाँ पे वो अपनी बातचीत शुरू कर पाए, अपने विचार साझा कर पाए, और उसके बाद फिर वो स्कूल में आए। जी। और चित्रा जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, हम लोग उनको यानी सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते हम कह रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे नॉर्मल हैं। हाँ जी जी। यानी हम लोग डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं उनको, जी। यानी वो हमारी तरह से एबल्ड है, जी। लेकिन वो भाषा जो यूज़ करते हैं वो अलग है। वो भाषा अलग से यूज़ करते हैं वो, जी। यही फ़र्क है उनमें। और जैसा डॉक्टर सीमा ने कहा कि बच्चा बचपन से सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। जब आपने शुरू में देखा होगा, बच्चा धीरे धीरे जब छोटा सा होता है 1 महीने का या 15 दिन का भी, तो उसको ये पता लगने लगता है कि मेरी माँ ये मेरे फादर अंदर आए हैं। थोड़ी देर के बाद वो हंसना भी शुरू करता है। तो जो शुरू का एनवायरनमेंट जो उसको होता है, उसमें सारे के सारे उनके ये पता लग जाते हैं कि वो सुन पाता है या बोल पाता है, नहीं बोल पाता है। ये सारी चीज़ें का अंदाज़ा माँ बाप को होने लगता है। जी। तो जैसा डॉक्टर सतीश जी बता रहे थे कि जो बच्चे की क्रिटिकल उम्र है सीखने की, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण समय है, वो 0 से 3 साल तक। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन काल में जितना सीखता है उसका 70% हिस्सा वो 3 साल की उम्र तक सीख जाता है। तो जो 0 से लेके जब बच्चा पैदा होता है, इनफैक्ट गर्भ से, आपने सुना ही होगा अभिमन्यु की कहानी कि वो गर्भ से सीखा था। तो उसी तरीके से 0 से 3 साल की उम्र में हम अपने जीवन का 70% ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। और मेरी सबसे यही अपील है कि अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई बधिर बच्चा है तो आप उसका कोई भी महत्वपूर्ण समय नष्ट ना करें। किसी भी ऐसे संस्थान में जाएं जहां पर उसको बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए, जो भी मेडिकल आप उसका इलाज करा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं, वो आप साइड बाय साइड कराएं, लेकिन उसकी शिक्षा को बाधित ना करें और उसके विकास को बाधित ना करें। ये सबसे ज़रूरी है। और बोलने में तो खास तौर से अगर अर्ली इंटरवेंशन होती है, जी, जल्दी अगर डॉक्टर उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो उनके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हकलाते हैं, जी जी हकलाते हैं, अगर उनको जल्दी उनकी ट्रीटमेंट की जाए तो वो उनके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी। सीमा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? इन बच्चों के लिए क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं? क्या है मेडिकली कैन दे बी ट्रीटेड ऑल्सो? देखिए चित्रा जी, 2 चीज़ें हैं। एक, बच्चा
बिल्कुल पूर्ण रूप से बधिर है, प्रोफाउंड डेफ जिसको हम कहते हैं, और एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है। अच्छा। तो जो पूर्ण रूप से बधिर है, मुझे नहीं लगता है कि उसका कुछ इलाज है, लेकिन जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसका इलाज ज़रूर है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरीके की बधिरता है, कितनी % की बधिरता है। तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो अपना मेडिकल चेकअप के बाद बता सकते हैं कि अगर उसको कुछ % की डेफनेस है या बधिरता है तो उसको हियरिंग एड के साथ ठीक किया जा सकता है। और बहुत सारे बच्चे जो अर्ली स्टेज पे है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल से 3-4 साल तक की उम्र तक कॉकलियर इम्प्लांट भी एक ज़रिया है, लेकिन वो हर बधिर बच्चे पे नहीं हो सकता है। वो भी डॉक्टर ही जांच के बाद बता पाएंगे कि किस बच्चे के साथ कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी हो सकती है। ये सर्जरी जो है काफ़ी महंगी है, और इसके साथ साथ जो इसके बाद सर्जरी के बाद का इलाज है, जैसे स्पीच थेरेपी है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उस पर माँ बाप को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पीच ट्रेनर्स की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कान की नर्व पिक के ऊपर तो आपने मशीन लगा दी है, लेकिन आपको उस बच्चे को बोलना सिखाना है। तो वो जो बोलना सिखाना है वो बहुत ही लंबा काम है, क्योंकि रोज़ आप नए शब्द सीखते हैं, रोज़ आप किसी चीज़ से रूबरू होते हैं तो नए शब्दों का आदान प्रदान होता है। तो बच्चे को वो सिखाना बहुत मेहनत का काम है। तो ये जो आप ऑपरेशंस के बारे में बोल रही, इसका भी कोई एज लिमिट है? बिकॉज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा जी, तो बोलने में और डिफ़िकल्टी होगी। तो देखिए चित्रा जी, जो बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसके बोलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और बाकी तो क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ तो इसके बारे में तो डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे मेडिकल फील्ड के, लेकिन क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो पूर्ण रूप से बधिर बच्चा है उसके साथ मेडिकल पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम हैं, लेकिन थोड़ी कम हैं। लेकिन अगर किसी में जो बधिरता है वो 40-50% तक की है तो उस बच्चे के साथ आप हियरिंग एड लगा के काम कर सकते हैं, उसकी स्पीच पे काम किया जा सकता है। तो जो सुन रहा है उसके साथ आप काम कर सकते हैं, उसके साथ आप इनपुट दे सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से बधिर है उसके साथ आपको साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसको शिक्षा देनी है, या आप उसको कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं तो साइन लैंग्वेज जो है वो एक इतना आसान ज़रिया है कि उसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं और बहुत आसान भाषा है, क्योंकि आप हाथ से और इशारों से बात करते हैं। और वैसे भी हम भारतीय जो हैं वो अपनी बातचीत में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, हाथ का इस्तेमाल फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो साइन लैंग्वेज है वो एक विजुअल लैंग्वेज है, तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से और इसमें जो पेरेंट्स हैं जी, सबसे पहले वो भी सीखें बिल्कुल बच्चे के साथ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अगर आप बच्चे से बात नहीं कर पाते हैं या वो सुन नहीं पाता है आपकी बात या आपका जवाब नहीं दे पाता है जी, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब मेंटल हेल्थ में बहुत काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि जब आप कुछ ना कह पाएँ और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरने लग जाती हैं तो आप में एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके विचारों को एक आउटलेट चाहिए, बाहर आने का मौका चाहिए। जब तक आप बोलते हैं तो आपके पास वो मौका है, लेकिन जब आप अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा हो जाता है और जो मल्टीपल बीमारियों को जन्म देता है। तो किसी भी बधिर बच्चे के लिए जो सुन नहीं सकता है या बोल नहीं सकता है उसके लिए साइन लैंग्वेज एक रामबाण की तरह है, जिस पे वो कहते हैं हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी चोखा होए। तो ये सटीक बैठती है यहाँ पे कि आप साइन लैंग्वेज सिखाइए, बच्चे को मौका दीजिए आगे बढ़ने का, उसको एक्सप्रेस करने का। अगर आप अपना मेडिकल इलाज बच्चे का कराना चाहते हैं तो आप साथ साथ कराइए, लेकिन मेडिकल इलाज की वजह से आप बच्चे के विकास को रोक देते हैं या उसको प्रॉपर जो उसका सही समय है स्कूल जाने का उसको ना भेज के, तो ये बच्चे के साथ एक खिलवाड़ है उसकी ज़िंदगी के साथ। तो सीमा जी, ये बच्चे जैसे बाकी स्कूल्स में गेम्स, स्पोर्ट्स, जी, ड्राइंग सब कुछ होता है, तो क्या आप लोग भी इसी तरह का एकेडमिक्स, किस तरह का जी, आपका पढ़ाई लिखाई education होता है? मुझे ऐसा लगता है चित्रा जी, यहाँ बताते हुए आई फील प्राउड, मुझे गर्व भी होता है कि हमारे बच्चे जो बाकी हेयरिंग या बोल सुन सकते हैं उन बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मैं यही कहूँगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल भी हमारे गुड़गांव सेंटर से एक लड़की ब्राज़ील डेफ ओलंपिक्स में खेलने के लिए गई हुई है। अच्छा, जूडो में। Congratulations. जी, थैंक यू। एंड अभी पिछले साल उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय टीम का हिस्सा होके जूडो चैम्पियनशिप में।
तो बच्चे बहुत डेडिकेटेड होते हैं क्योंकि उनका फोकस कहीं से हटता नहीं है, भटकता नहीं है, वो बहुत ही अपना एक अप्रोच, सीधी अप्रोच के साथ फोकस्ड हैं। तो खेलों में बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे फिर से वही लगता है कि फोकस इधर उधर नहीं जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, तो बहुत ही सुंदर हैंड पेंटिंग करते हैं। और क्योंकि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण ज़रिया है कोई भी चीज़ सीखने का, वो उनकी आँखें हैं। उनकी आँखें ही उनके मतलब मैं ये कहूँगी कि कान हैं, और उनके हाथ जो हैं वो उनकी ज़ुबान है। तो वो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बहुत ही सुंदर आर्ट डेवलप करते हैं। अगर आप कभी आएँ हमारे वहाँ पे तो देखेंगे कि हमारे बच्चे कितने सुंदर पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही पढ़ाई में तो हैं ही, हम बच्चों को बाइलिंगुअल तरीके से, मतलब पहले हम उनको साइन लैंग्वेज के ज़रिए जो भी उनका कोर्स करिकुलम है, जो उनकी किताबी शिक्षा है, वो हम साइन लैंग्वेज के ज़रिए उनको समझाते हैं कि किताब में क्या है, और फिर हम उनको वो सारी चीज़ें याद कराते हैं या समझाते हैं, पढ़ाते हैं। जी। अच्छा, फैमिली से आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन होता है? जैसे इन बच्चों को जी। कैसे फैमिली वालों को रिएक्ट या ट्रीट करना चाहिए ताकि एटलीस्ट ये एट पार फील करें अपने बाकी भाई बहनों के साथ या समाज के साथ? देखिए चित्रा जी, इसमें जो मुझे अभी तक समझ आया है इन लोगों के साथ काम करते हुए, कि फैमिली का सबसे अहम योगदान है और होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी वैल्यूज़ हैं। आप परिवार में जहाँ पैदा हुए हैं, आप उसको ये बताएं कि फैमिली क्या है। सबसे पहले तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस फील कराएं, उसको ये महसूस ना कराएं कि तुम में कोई कमी है, क्योंकि ये कमी उसके साथ जन्म से है, उसके चाहने से नहीं है, या उसके किसी काम से नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ बच्चों में तो जो बधिरता है वो जन्म से होती है, और कुछ में ये कभी बुखार के कारण हो जाती है, कुछ समय के बाद, या कभी किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी उनकी सुनने की शक्ति जा सकती है। तो ये किसी भी तरीके से ना तो माँ की कोई कमी है, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक तो ऐसा नहीं प्रूव हुआ है कि माँ की कोई कमी है या कुछ ऐसा है। बाकी तो मेडिकल रिसर्च से पता चलेगा। लेकिन परिवार को सबसे पहले तो ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जब आप उसमें कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे बच्चे नेशनल अवार्ड तक लेके आए हैं हमारे सेंटर से बच्चे। आई गेस कितना प्राउड मोमेंट होता होगा जब एक परिवार को कि उनका बच्चा राष्ट्रीय अवार्ड लेके आए, देश के राष्ट्रपति उसको अवार्ड दें, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और बच्चे खेलों में हैं, ड्राइंग में हैं, बहुत सारे आप हमारे संस्थान आए तो बधिर टीचर्स हमारे पास हैं, जो हियरिंग टीचर हैं, सेम उसी की कैपेसिटी के, उतने ही जितने काबिल। तो हर कोई वो चीज़ कर सकता है जो कोई सुनने वाला व्यक्ति कर सकता है। कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है, हाथ पैर से सक्षम है, तो अगर आप उनके साथ हैं, आप उनको उतना ही प्यार सम्मान दें, तो वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जी सतीश जी, आपसे भी मैं थोड़ा इनपुट लेना चाहूँगी कि बिकॉज़ आप हमेशा हेल्थ, मेंटल हेल्थ वगैरह से रिलेटेड हैं, तो पेरेंट्स का क्या इनपुट्स होने चाहिए? कैसे पेरेंट्स को ट्रीट करना, या सिबलिंग्स को कैसे अपने ऐसे बच्चों को, भाई बहनों को ट्रीट करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी, जैसे डॉक्टर सीमा ने आपको बताया, भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों में, कि इसको सुनाई देता है या ये बोल नहीं सकता, वो बच्चा हमारा अलग है या बाकी दूसरे बच्चे अलग हैं। जब आप उनमें भेदभाव करेंगे तो कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं बच्चों में, सिबलिंग्स में, यानी हीनता की भावना कि मेरे में कमी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी अपने सारे काम कर सकते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं, तो आपके दूसरे बच्चों में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो हाँ जी, तो उससे क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो दूसरे बच्चों की तरह ही साथ के साथ वो ग्रो भी करता है। दूसरा, प्यार, जो माँ बाप जितना प्यार अपने बच्चों को देते हैं, जितने एफर्ट्स उनके साथ करते हैं, तो उसके साथ भी उतने ही होने चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तब ही आप उनको, और आज की डेट में देखिए मेडिकल साइंस हमारी इतनी डेवलप हो गई है कि बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। सरकार भी, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी है, बहुत ही सपोर्ट करती है डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, उसके साथ अलग अलग स्कीम्स हैं। अगर आप
यानी अगर अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एफर्ट आपको करने पड़ेंगे जी। और समय से एफर्ट करें, समय से एफर्ट करिए बिल्कुल उनको। और दूसरा आप देखिए छोटे बच्चों में मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को जैसे कई बार जहाँ पे हमारी हम अकेले रहते हैं आजकल, हस्बैंड वाइफ और न्यूक्लियस फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं आज की डेट में है, तो उसमें बच्चा थोड़ा सा देर से बोलना सीखता है अगर माँ बाप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते जी। लेकिन अगर पूरा परिवार हो, दादा दादी और सारे लोग हों, तो वो उस परिवार में बच्चा जल्दी बोलना सीखने लगता है। तो अगर कहीं पे भी आपको कोई भी कमी नज़र आती है तो फटाक से आप डॉक्टर्स की सलाह लीजिए और उसको वो करिए। और जैसे डॉक्टर सीमा ने बताया, ये एक इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप हरियाणा से कहीं से भी कोई आ सकता है, राजस्थान से, भिवाड़ी से। आज जो हम भिवाड़ी में आपके 24 FM पे जो हम लोग आए हैं, हाँ, एक तरह से अवेयरनेस है ज़रूरी तो है। आप बात करिए, लेकिन एफर्ट आपको करने पड़ेंगे तो बच्चों के, और उनमें कोई कमी नहीं है बच्चों। सीमा जी, कुछ समय पहले एक एक्ट पास हुआ था RPWD जी। तो ये एक्ट क्या है और इसका क्या फ़ायदा है? जी, ये एक्ट है राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब जो दिव्यांग जन हैं उनके समान अधिकार के बारे में ये एक्ट है। 2016 में ये अमेंड होके आया है। इसका सिर्फ एकमात्र बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूँ और बहुत ही सीधे शब्दों में, तो जो भी जैसे भारत में समानता का अधिकार है कि हर नागरिक जो है वो समान अधिकार से रहेगा, उसी तरीके से इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सरकार है वो ये सुनिश्चित करे कि जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको किसी भी जो हम सो कॉल्ड नॉर्मल लोग कहते हैं या जो दिव्यांगता से दूर हैं, उन जैसे ही अधिकार और उन जैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वो चाहे जॉब में है, चाहे वर्क एनवायरनमेंट में है, तो एक जी सब कुछ स्कूलों में वोटिंग राइट्स तो है ही मैडम। मतलब स्कूलों में उनको बराबर अधिकार होना चाहिए, दाखला मिलना चाहिए, जो पढ़ाई का माहौल है वो मिलना चाहिए। अगर कोई डेफ बच्चा है तो उसको साइन लैंग्वेज में पढ़ाने वाला कोई टीचर होना चाहिए। कोई अगर देख नहीं सकता है तो उसको ब्रेल में उसका जो जितना टीचिंग मटेरियल मतलब है, जो रेगुलर स्कूल्स हैं आप उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल। जी, सरकार ने इंक्लूसिव एजुकेशन का एक फॉर्मेट निकाला है जहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी स्कूल में किसी भी दिव्यांग बच्चे को आप एडमिशन से मना नहीं कर सकते हैं। बशर्ते कि वहाँ पे ये फिर स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि वो हर बच्चे की जो डिसेबिलिटी है या दिव्यांगता है उसके अनुरूप वहाँ पे माहौल दें, पढ़ाई का माहौल। जी, एक्स्ट्रा नीड्स हाँ, जो भी एक्स्ट्रा नीड्स हैं उनको फुलफिल, वो नॉर्मल क्लासेस में ही उनके साथ पढ़ेंगे। जी, अच्छा, उनको इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि नॉर्मल जो क्लास है उसी में भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे पढ़ेंगे जी, और उसके लिए स्कूल को फैसिलिटी देनी होगी। जी, ये तो सरकार ने करा है इंक्लूसिव पढ़ाई के लिए या इंक्लूसिव एजुकेशन माहौल के लिए। लेकिन जैसे मैं मेरे संस्थान की बात करूं तो हम स्पेशल स्कूल हैं, हम सिर्फ बधिर बच्चों के लिए काम करते हैं। जैसे कई स्कूल होते हैं जो सिर्फ जो सुन नहीं सकते हैं या जो देख नहीं सकते हैं या जो MR बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, या जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, अलग अलग दिव्यांगता से के लिए स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं। उसी तरीके से हम जो हैं हम सिर्फ बधिरता में डील करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई है वो बाइलिंगुअल तरीके से होती है कि हम साइन लैंग्वेज में जितनी भी पढ़ाई है उसको साइन लैंग्वेज में कराते हैं। और हमारी जितनी भी कोशिश हैं, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो यही हैं कि हम बधिरता से रिलेटेड हैं, हम जितना भी पढ़ाई का मटेरियल है उसको हम एक्सेसिबल कर देते हैं जिसको कि बधिर बच्चे आसानी से सीख सकें। नहीं तो आप कह रहे साइन लैंग्वेज से तो बच्चा क्या लिखता भी है? बिल्कुल लिखता है मैम। जब बच्चे को समझ में आएगा कि उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर उसको लिखना भी आ जाता है। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या आप लोग बच्चों को कोई ऐसा ट्रेनिंग देते हैं लाइक बेकिंग, कुकिंग और जी, एक्स्ट्रा करिकुलर जो बाकी स्कूल्स में भी वोकेशनल? बिल्कुल मैम। हमारा जो मैंने जैसा आपको बताया, हमारा नाम ही है वेलफेयर सेंटर। सो इट इज़ नॉट अ स्कूल, इट इज़ एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम बच्चे की पढ़ाई से, शुरुआती पढ़ाई से लेके प्री प्राइमरी एजुकेशन, सबसे पहले तो हम उसकी मेडिकल फैसिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। हमारे यहाँ पे ENT की OPD होती है हर शनिवार को।
जहाँ पे एम्स से डॉक्टर्स आते हैं, जहाँ पे ऑडियोमीटर टेस्ट भी होता है और बच्चे के बाकी जो जितनी भी कान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आम जनता के लिए भी और ख़ासकर बधिर बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए तो है ही। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से हमारा स्कूल शुरू हो जाता है। अभी फ़िलहाल 10वीं तक है, उसके बाद हम 12वीं के अपग्रेडेशन के लिए प्रयास में हैं। उसके बाद हमारे पास ITI है, जिसमें 2 वोकेशनल कोर्सेज़ हम चला रहे हैं 1980 से, जिसमें वेल्डर और फिटर के कोर्सेज़ हैं। अच्छा, ये बधिर बच्चों के लिए हैं, स्पेशली बधिर बच्चों के लिए हैं। इसके साथ ही अभी हमारी संस्थान, हमारी जो सोसाइटी है, उसने कोविड के दौरान हमने एक स्किल यूनिट एस्टेब्लिश की है। पहले तो हम बच्चों में उनकी जो हॉबी होती है एक तरीके से कि भी उनको सीखना है, मज़े से सीखना है स्कूल में, उसके तरीके से हम हॉबी डेवलपमेंट करते थे। लेकिन अभी हमने सोचा है कि अगर कोविड जैसा कुछ आ जाए तो क्या किया जाए। तो हमने कोशिश की है कि हमारे जो भी बच्चे जिनको पेंटिंग में या हैंड एम्ब्रॉयडरी या मशीन एम्ब्रॉयडरी या हैंडीक्राफ्ट का अगर कोई काम करना है, तो हमने वहाँ पे ऐसा एक सेटअप लगाया है जहाँ पे बच्चे अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं और आगे चल के उसी स्किल, अपनी उसी क्वालिटी को लेके वो अपने जीवन यापन का एक ज़रिया बना सकते हैं। जी, तो ये हमारा प्रयास है। और खेलों में तो हमारे बच्चे हैं ही। खेलों में तो बच्चे जो हैं वो राष्ट्रीय पदक ला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक ला रहे हैं, जिससे कि सरकार फिर उनको आगे नौकरी में भी मदद मिलेगी। और हमारे स्कूलों में भी बच्चे खेल रहे हैं, तो हम भी उनको एज अ कोच कहीं ना कहीं अपॉइंट करके नौकरी के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसके साथ ही हमारी कोशिश ये भी रहती है, क्योंकि हमारा जो ये सेंटर है, इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, तो आसपास के प्रदेश जैसे राजस्थान, आज मैं आई हूँ तो यहाँ से बहुत बच्चे हमारे संस्थान में आते हैं। जी, इसके साथ ही यूपी, झारखंड और बिहार से, शिमला, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारे जो सेंटर हैं वो पंचकुला, रायपुर, रानी, करनाल, इधर भी हैं। तो जहाँ जहाँ जिस बच्चे की सुविधा होती है, जो उसको नज़दीक पड़ता है, वहाँ वहाँ हम बच्चों को एडमिशन्स देते हैं। जी, चलिए सीमा जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो आए और इसी इन बातों के साथ ही आज का ये खूबसूरत ज़िंदगी हम यहीं समाप्त करते हैं। और ऑफ़ कोर्स दर्शकों और श्रोताओं को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि क्यों ना अपनी भी ज़िंदगी खूबसूरत बनाएं। और सीमा जी, फाइनल एंड करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरी आप सबसे यही अपील है कि अगर आपके आसपास या आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको सुनने में या बोलने में कोई असमर्थता है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए कि उसको किसी ऐसे संस्थान में समय रहते दाखिल कराया जाए जहाँ पर उसको उसकी एजुकेशन का सही मौका मिले, उसको भी अपना जीवन जीने का सही मौका मिले। आप का प्रयास सिर्फ यही होना चाहिए कि उसको उसकी सही उम्र में सही जगह पे पहुँचा दिया जाए। सतीश जी, आप भी कुछ हमारे मैं तो वही कहना चाहूँगा कि ये बच्चे जो हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ वो सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ना, वो जैसे सीमा जी ने बताया कि वो गेम्स में भी बहुत अच्छे हैं, काम करने में भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। तो आपका सिर्फ साथ चाहिए उनको, आपका प्यार चाहिए और केयर चाहिए। यानी आप अगर उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो आप उनको दिखाइए डॉक्टर को, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, लेकिन उनको पीछे मत छोड़िए, उनके हाथ पकड़ के रखिए। थोड़ी देर के बाद जब बड़े हो जाएंगे वो फिर आपका हाथ पकड़ेंगे। बिल्कुल, आप चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू।